बजट सीजन 2026 की आमद है। सैलरीड क्लास इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स के तले दबी हुई क्लासेस में शुमार होता है और आईटी सेक्टर सैलरीड क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। आईटी सेक्टर के अंदर सर्विसेज सेक्टर का 55% रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू आता है। यहाँ पे जो बच्चों की तनख्वाहें हैं वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में या इससे भी ऊपर होती है। इसका मतलब है कि उनको 30 से 40% के बीच में पेरोल टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक बहुत जालिमाना टैक्स है। इनको उन लोगों के भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं जो इस मुल्क में टैक्स एवेजन करते हैं या इस मुल्क में वो टैक्स नहीं देते। ना सिर्फ ये उनकी टैक्स चोरी भरते हैं बल्कि ये बिजली के अंदर भी उनके बिल भरते हैं। ये हर दूसरे एरिया में बाकी नेशन का बोझ उठाए हुए हैं। और ये यंग बच्चे सवाल करते हैं कि इतने हैवी टैक्स, लाखों रुपए का जो हम टैक्स देते हैं, इसके अंदर हमें क्या वैल्यू मिलती है? जो पैसा टेक होम वो लेके जाते हैं, जो कि तकरीबन उनकी आधी सैलरी बनती है, उसके अंदर से भी अपना पानी भी उन्हें खुद खरीदना पड़ता है, अपनी बिजली भी उन्हें खुद बनानी पड़ती है, अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करना है। गाड़ियां इतनी महंगी, उसके अंदर भी उन्हें टैक्स भरने पड़ते हैं, पेट्रोल के अंदर भी उन्हें टैक्स भरने पड़ते हैं। यहां तक कि कोई एक एरिया नहीं है, बच्चों की हेल्थ केयर प्राइवेट लेनी पड़ती है, एजुकेशन प्राइवेट लेनी पड़ती है, ट्यूशन प्राइवेट लेनी पड़ती है। कोई सर्विस ऐसी नहीं है जो इन टैक्स पेयर्स को उसके अगेंस्ट मिले। सारे प्रोटोकॉल उनको मिलते हैं जो ना तो टैक्स पे करते हैं और बल्कि अपनी पॉलिटिकल या पावरफुल पोजीशंस को यूज करके टैक्स एग्जेम्पशंस भी लेते हैं। ना तो रिटेल सेक्टर पे कोई टैक्सेस हैं, ना एग्रीकल्चर वाले कोई टैक्सेस में अपना वेट पुल कर रहे हैं, और उनका भी सारा जो प्रेशर है वो आईएमएफ सैलरीड क्लास के ऊपर डाल देती है। ऐसी सिचुएशन में ये यंग बच्चे हक बजाने पे कि वो इस सवाल करें कि हम ये टैक्स क्यों पे करें। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे यंग बच्चों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये टैक्स नहीं पे करेंगे। बाकी इंडस्ट्रीज की निस्बत आईटी इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें ट्रेडिशनल एनफोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक वर्चुअल सेक्टर है, इसमें कोई फैक्ट्रियां नहीं आपको लगानी, कोई आपको दुकान नहीं लगानी फिजिकल, कोई आपको ऐसी लाइसेंस नहीं लेने ऑपरेट करने के लिए। आप घर बैठे वर्चुअली लाखों डॉलर कमा सकते हैं और एक दिन में आप अपनी कंपनी को उठा के दुबई मुंतकिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जा सकते हैं, आप डिजिटल नोमैड बन सकते हैं, आप अपनी वर्क फोर्स को लेके जा सकते हैं। पीछे जब पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर के हवाले से काफी मुश्किलात आई, काफी कंपनियों ने अपनी वर्क फोर्स उठा के दुबई मूव करनी पड़ी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आप अगर इन हालात को मुश्किल बनाएंगे तो ये यंग लोग कैन इजिली मूव आउट ऑफ द कंट्री। ऐसी सिचुएशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अप्रोच होती है कि जो नेट में है उसको और ज्यादा प्रेशर करें, उनको और ज्यादा स्क्वीज करें। तो ये ऐसी क्लास है आईटी सेक्टर जो हमारा बर्ड इन हैंड है, जो हमारी गोल्डन गूस है कि ये आपके हाथ से निकल जाएगी और निकल रही है। इंडिया इस वक्त 315 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के करीब पहुंच चुका है और अनफॉर्चुनेटली हम अभी 3-4 अरब डॉलर के अराउंड फिर रहे हैं। और ये सारी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे हमें इस वक्त 25 अरब डॉलर पीछे हैं, ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी इन्हीं फेल्ड पॉलिसीज की वजह से। हमारी आईटी इंडस्ट्री को दीमक की तरह अंदर से यहाँ की पॉलिसीज खा चुकी हैं। एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका जहां पे हमारे एम्प्लॉइज हमारी आईटी कंपनीज के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार नहीं है। दे वॉन्ट आइदर टू वर्क फॉर अ इंटरनेशनल कंपनी जो उन्हें रिमोटली हायर करे और उन्हें टैक्स फ्री पे करे, ताकि वो जो 35-40% टैक्स है वो उन्हें ना पे करना पड़े। एज अ फ्रीलांसर वो रिमोटली काम करने को तैयार है, या फिर लोकली भी अगर वो काम करने को तैयार है तो एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे। इसका क्या मतलब है? जिन कंपनियों ने मल्टीनेशनल्स ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है कंपनीज, वो इस वक्त मजबूर हो रही हैं कि बाहर से इंटरनेशनली यहाँ पे फ्रीलांसर्स को एंगेज करे बजाय के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोगों को एंगेज करें। इससे एक तरफ तो मुल्क को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि ना तो पेरोल टैक्स मिल रहा है, ना सोशल सिक्योरिटी मिल रही, ना ईओपीआई मिल रही। आपने दर्जनों कंप्लायंसेस और टैक्सेस रखे हुए हैं कंपनियों के अंदर। इसकी वजह से हमारी आईटी कंपनियों की बुक्स भी खराब हो जाती है। काम यहाँ होता है मगर वो एम्प्लॉइज उनकी बुक्स में शो नहीं होते। इसका मतलब है कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा जिसके कोई एम्प्लॉइज बुक्स में नजर नहीं आ रहे। इन हालात में
पिछले 3-4 साल की पॉलिसीज की वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस इंडस्ट्री में बन गया है, जो कि फ्रीलांसर्स वर्सेस रिमोट वर्कर्स वर्सेस आईटी कंपनी एम्प्लॉइज के बीच में बन गया। एक तरफ आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज को 35 से 40% टैक्स कटवाने पड़े, दूसरी तरफ एज अ फ्रीलांसर अपने आप को डिक्लेयर करके वही एम्प्लॉई 0.25% टैक्स देके अपनी जान छुड़ा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई एम्प्लॉई अपनी कंपनी में इतना ज्यादा टैक्स कटवाने को तैयार नहीं, और हर कोई इस वक्त फ्रीलांसर बनना चाहता है। और ऐसे सिचुएशन में कंपनियां मजबूर हो गई हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को एज अ फ्रीलांसर ट्रीट करके 0.25% उन्हें अपने इंटरनेशनल ब्रांचेस की तरफ से पे करें। पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर्ड आईटी कंपनियों की ग्रोथ खत्म हो रही है। इंडिया इस साल $325 अरब आईटी एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, वेयर एज पाकिस्तान सिर्फ 3-4 अरब के अंदर बैठा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से 75 टाइम्स आईटी एक्सपोर्ट्स में आगे है, मगर इंडिया का फ्रीलांस सेक्टर पाकिस्तान से पीछे नजर आता है। इसकी ये वजह नहीं है कि वहां के लोग इतने एंटरप्रेन्योरियल नहीं है या वहां के लोग फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वहां की हुकूमत की पॉलिसियों ने वहां पे स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ अलाउ की, फ्रीलांसर्स को एजेंसीज में कन्वर्ट किया, एजेंसीज को एसएमईज में, एसएमईज को लार्ज कंपनीज में, एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया। वही बंदा जो पहले अकेला काम कर रहा है वो हजार बंदों को जॉब्स दे रहा है। मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्ड कंपनीज को भी फ्रीलांसिंग की तरफ धकेल रही है। इससे होगा क्या, इन कंपनीज की बुक्स पे ना तो एम्प्लॉइज नजर आएंगे, ना ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स विन कर सकेंगे, ना इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनियों में इंटरेस्टेड होंगे जिनकी फॉर्मल बुक्स में कोई सीनियर एम्प्लॉइज नहीं है और जिनकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड नजर आती है, बहुत कम नजर आती है। सो ऐसे हालात में जब कंपनियां आईपीओ की तरफ जा रही थी और जब कंपनियां मर्जर एक्विजिशन की तरफ जा रही थी, ये सारा काम पिछले 2-3 साल में अब रुक गया है। अब पाकिस्तानी आईटी कंपनियां बहुत स्लो ग्रोथ की तरफ जा चुकी हैं। इस वक्त हम 20 से 22% ग्रोथ पे आ चुके हैं, वेराज 2020 में आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 47% थी और इस सेक्टर की एक्सपोर्ट ग्रोथ का पोटेंशियल 200% है। सो अब इस वक्त इंडस्ट्री में 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है, ऐसी कंपनियां हैं जो अंडर द रेडार काम करना चाहते हैं, जो जिन्हें गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन्होंने स्क्वीज करते जाना है यहां तक कि वो प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेंगे और शायद उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। सो वो गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते और वो अंडर द रेडार चलना चाहते हैं। उन्हें पता है सिस्टम से बचना बड़ा आसान है, जितना मर्जी टैक्स ये लगा लें, जितना मर्जी ये सिस्टम कर लें, थोड़ी सी रिश्वत देके वो अपना निजाम चला लेते हैं। ऐसी कंपनियां इस चीज के फेवर में है कि ये जो रिमोट वर्किंग का एक लूप होल है ये ऐसे ही चलता रहे और वो उनको ये विदहोल्डिंग टैक्स किसी तरह का पे ना करना पड़े। इट्स एज गुड एज जीरो। वेरएज दूसरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो हैं जो कि पाकिस्तान में अबव द बोर्ड काम करना चाहते हैं, जो कि फ्यूचर में आईपीओ देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अबव द लॉ लीगली काम करें। मगर उनके लिए ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि जब उनके एम्प्लॉइज देखते हैं कि जो इलीगल काम करने के लिए सारे रास्ते भी खुले हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से उनको पूरी फैसिलिटेशन भी है और ये लूप होल लीगली प्रोवाइड किया गया कंपनियों को, मगर डेडलॉक इस चीज पे है कि 35% या 40% का टैक्स कोई भी देने को तैयार नहीं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपना जो $15 बिलियन एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो डिजमल 15-20% पर ईयर की जो ग्रोथ रेट है ये 100-200% पे आए, तो उन्हें एक असूली फैसला करना पड़ेगा और वो ये फैसला है कि हमारी ये जो छोटी सी एक नेसेंट इंडस्ट्री है जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको दे सकती है, इसको आप इंटरनेशनल एजेंडा से बचाएं, इसको आप आईएमएफ के प्रेशर से बचाएं, आप अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं और 15% पे अपना पेरोल टैक्स लेके आएं। आई कैन गारंटी यू कि हमारी आईटी कंपनीज बड़ी खुशी से 15% टैक्स देंगी और आपकी टैक्स कलेक्शन ओवरऑल डबल हो जाएगी, बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर द सेम इंडस्ट्री कि वो वर्चुअली इंटरनेशनली काम करके जीरो टैक्स दें। और इस वक्त बहुत सारा ऐसा पैसा इंटरनेशनली है जो कि नेट में लाया जा सकता है। तो 15% टैक्स रेट करके आपकी आईटी इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्शन 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ सकती है।
آپ سیم ٹیکس ٹریٹمنٹ کریں فار ریموٹ ورکرز اینڈ فار امپلائیز آف دا آئی ٹی کمپنیز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے جینوئن فری لانسرز کو بھی پروٹیکٹ کریں، ان کو ٹیکس ایگزمپشنز دیں، ان کے لیے ایک ڈیفینیشن کریں واٹ از اے فری لانسر۔ پاکستان میں آج کل فری لانسر ایک کمپنی کا سی او بھی بنا ہوا ہے، فری لانسر کوئی اکاؤنٹنٹ بھی بنا ہوا ہے، کوئی کنسلٹنٹ بھی بنا ہوا ہے، کوئی 50 بندوں کی کمپنی بھی بنی ہوئی ہے۔ فری لانسر کو ڈیفائن کریں واٹ از اے فری لانسر۔ فری لانسر وہ ہے جس کی کسی ایک کمپنی میں تنخواہ نہیں لگی ہوئی۔ فری لانسر وہ ہے جو ملٹیپل سورسز سے ارننگ کر رہا ہے۔ فری لانسر وہ ہے جو کہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ تک $2,000-3,000 تک پر منتھ کما رہا ہے، ان کو ٹیکس ایگزمپشن دیں، مگر باقی جو انڈسٹری ہے اس کی فیئر ٹیکس ٹریٹمنٹ کریں۔ جو ابو دا بورڈ بائی لا کام کر رہا ہے اس کا آپ گلا گھونٹ رہے ہیں، اور جو لا ایوائڈ کر رہا ہے وہ تھوڑی سی رشوت کے بدلے بہت زیادہ انسینٹیوائز ہو چکا ہے، اور جیسے باقی ساری چیزوں میں ملک میں کرپشن انسینٹیوائزڈ ہے اور جو لا فالو کرنے والے بیچارے پس چکے ہیں، اسی طرح یہاں بھی یہ حالات بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو 17-18 ملٹی نیشنل کمپنیاں رہ گئی ہیں اس ملک میں وہ بھی چھوڑ کے چلی جائیں، اور اس سے پہلے کہ جو ہماری سٹرکچرڈ کمپنیاں ایک دفعہ ابو دا بورڈ کام کر رہی ہیں یہ ساری فلی گرے میں چلی جائیں۔ ان پالیسیز کو فکس کریں، بولڈ ڈیسیجنز لیں، ٹیکس پے رول ٹیکس کو جسٹیفائیڈ لیول پہ لے کے آئیں، اور یہ جو استحصال چل رہا ہے سیلریڈ کلاس کا اس کو ختم کریں، اور ہمارے فری لانسرز کو سپورٹ کریں۔ With that, I thank you very much.